Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. जैसा कि आप जानते हैं हमने सोशियोलॉजी के MCQs की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर 10 MCQs को सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं जिसकी डेट फाइनल हो गई है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच में जो फाइनल हुई है उसके एग्जाम के लिए हम अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप भी NTA NET एग्जाम पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वाज गिवन बाय, मतलब निम्नलिखित में से किसने अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच विभेद किया था। ऑप्शन नंबर 1 G. Simmel, option number 2 P. Sorokin, option number 3 W.G. Sumner and option number 4 H. Spencer. The correct option is W.G. Sumner. यहाँ पे कुछ और भी ग्रुप्स दिए गए हैं जैसे Sanderson has classified group into 3 types on the basis of structure such as involuntary, voluntary and delegate groups. Giddens classified group into genetic and congregate. The genetic group is the family in which a man is born involuntarily. The congregate group is the voluntary group to which he joined voluntarily. P. Sorokin, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, has derived group into 2 major types, the vertical and the horizontal. The vertical group includes persons of different strata or status, but the horizontal group includes persons of the same strata या status. C.H. Cooley classified groups on the basis of kind of contact into primary and secondary groups. In primary groups, there is face-to-face, close and intimate relationship among the members, such as in the family. But in the secondary group, the relationship among the members are indirect, impersonal and superficial, such a political party, city and trade union, etc. W.G. Sumner made a division of groups into in-group and out-group. The groups with which the individual identifies himself are his in-groups such as his family, tribes, college, occupation, etc. All other groups to which he does not belong are his out groups. So the correct option is W.G. Sumner. Question number 2. Who has classified group into dyed and tried? मतलब निम्नलिखित में से किसने समूह को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन नंबर 1 Sorokin, ऑप्शन नंबर 2 Sumner, ऑप्शन नंबर 3 Simmel या ऑप्शन नंबर 4 Giddens. So the correct option is third Simmel. Question number 3. Who has said that marriage is rooted in the family rather than the family is rooted in the marriage? मतलब निम्नलिखित में से ये किसने कहा है कि विवाह की जड़ी परिवार में है न कि परिवार की विवाह में। ऑप्शन नंबर 1 किंग्सले डेविस, ऑप्शन नंबर 2 G.P. Murdoch, ऑप्शन नंबर 3 E. Westermarck, ऑप्शन नंबर 4 C. Levi-Strauss. द करेक्ट ऑप्शन इज E. Westermarck. क्वेश्चन नंबर 4. तारावाड़ इज अ काइंड ऑफ, मतलब तारावाड़ है एक प्रकार का क्या। अ किनशिप यूसेज यानी कि नातेदारी प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है अ रूल ऑफ रेजिडेंस, आवास का नियम। ऑप्शन नंबर 3 है एन एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि एक विस्तारित परिवार। ऑप्शन नंबर 4 है कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार। क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई हैं। लिस्ट 1 में ऑथर्स और लिस्ट 2 में बुक्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑथर हैं G.P. Murdoch. G.P. Murdoch के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। G.P. Murdoch ने सोशल स्ट्रक्चर लिखी थी। सेकंड है K.M. कपाड़िया। K.M. कपाड़िया के द्वारा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया लिखी गई थी। E. Westermarck
ई वेस्टरमार्क के द्वारा शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज और मैक्स वेबर के द्वारा द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म लिखी गई है। तो द करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, इनकी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में कंसेप्ट्स और लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए गए हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो फूले के द्वारा दिया गया है, हमने पहले पढ़ा है। जनरलाइज्ड अदर का कंसेप्ट जो है वो मीड के द्वारा दिया गया है। सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है वो फ्राइड के द्वारा दिया गया है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है वो दुर्खाइम के द्वारा दिया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड अदर है, जो दुर्खिम का कंसेप्ट है जनरलाइज्ड अदर, वो क्या होता है? द गेम स्टेज यील्ड वन ऑफ द मीन्स बेस्ट ऑन कंसेप्ट द जनरलाइज्ड अदर. The generalized other is the attitude of the entire community, or in the example of the baseball game, the attitude of the entire team. मतलब जो पूरी कम्युनिटी का एटीट्यूड होता है वो उसे हम जनरलाइज्ड अदर कह सकते हैं। या फिर अगर हम किसी गेम में, जैसे कि बेसबॉल गेम है, उसमें देखें तो पूरी एंटायर टीम का जो एटीट्यूड होगा वो जनरलाइज्ड अदर होगा। अगला जो कंसेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाला, जो दुर्खिम के द्वारा दिया गया है, उसको देख लेते हैं। इन फ्रेंच वर्ड कंसेंस मीन्स बोथ कॉन्शियसनेस एंड मोरल कंसेंस. Durkheim characterized the collective conscience in the following way: the totality of belief and sentiments common to average citizen of the same society form a determinate system which has its own life. One may call it the collective or common conscience. It is thus an entirely different thing from particular conscience, although it can be realized only through them. जो सुपर ईगो है वो फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए हैं, इड ईगो और सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the correct statement about socialization, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर 1, एन इलेक्शन प्रोसेस, मतलब चुनाव प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2, अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब समय लेने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, अ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, मतलब नीति निर्माण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4, अ रोल सीकिंग प्रोसेस, मतलब भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th, अ रोल सीकिंग प्रोसेस, यानी कि भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। ये जो कंसेप्ट है ये मीड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन हील्ड बाय इमाइल दुर्खाइम। मतलब क्या है? इमाइल दुर्खाइम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? ऑप्शन नंबर 1, रोल परफॉर्मिंग, मतलब भूमिका निष्पादन। ऑप्शन नंबर 2, इमेजिंग द अदर, यानी दूसरों को प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन नंबर 3, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब सामूहिक चेतना। ऑप्शन नंबर 4, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 9, Pierre Bourdieu on theoretical perspective makes use the concept of capital. Which of the following is not a part of this concept? मतलब पियर बॉर्ड्यू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उनकी अवधारणा का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है इकोनॉमिक कैपिटल, यानी कि आर्थिक पूंजी। ऑप्शन नंबर 2, पॉलिटिकल कैपिटल,
यानी कि राजनीतिक पूंजी। ऑप्शन नंबर 3 सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी। ऑप्शन नंबर 4 कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक पूंजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिटिकल कैपिटल। जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पियर बॉर्डी के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, which term is used to describe the various aspects of an individual's identity such as class, ethnicity, gender, disability and location। मतलब व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, नृजातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इंटरसेक्शनैलिटी यानी कि अंतरनुभाग्यता। ऑप्शन नंबर 2 एस्क्रिप्शन यानी कि आरोहण। ऑप्शन नंबर 3 मेरिटोक्रेसी यानी कि मेधातंत्र। ऑप्शन नंबर 4 मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्शनैलिटी मतलब कि अंतरनुभाग्यता इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है एग्ज़ाम में।